हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा। आज हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इस हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जुलाई में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं। हालांकि इवेंट्स तो बहुत सारी हुई, घटनाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है, केवल महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीकली डिस्कस करेंगे, फिर बाद में आने वाले वीडियोज़ में मंथली करंट अफेयर्स पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस हफ्ते की जो खास सबसे बड़ी खबरें रहीं उस पर पहले एक चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इनमें से भी 3-4 फैक्ट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो हफ्ते में अगर आपने 20-25 फैक्ट पढ़े तो उसमें 3-4 ही ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते सारे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा। तो कौन कौन से एकदम इम्पॉर्टेंट हैं उस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले जो खास बातें थी उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है पीएम स्वनिधि ऐप। तो जो पीएम स्वनिधि ऐप है, ये स्व लिखा हुआ है, SVA, स्वनिधि ऐप। तो ये जो पीएम स्वनिधि ऐप बनाया गया है, इसको अभी लॉन्च किया है। स्वनिधि का फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर, अभी आजकल आत्मनिर्भर शब्द बड़ा चर्चा में चल रहा है कि सरकार कह रही है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। तो उसी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है सड़कों पर जो ठेले खोमचे लगाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो पटरियों पर रेहड़ियाँ लगाते हैं, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। उनके लिए ये ऐप डेवलप किया गया है और इसका एम है, इस ऐप का लक्ष्य है टू बूस्ट द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना, ताकि जो कम डिजिटलाइज लोग हैं उनको डिजिटल बनाया जा सके और उनको माइक्रो क्रेडिट से जोड़ा जा सके। माइक्रो क्रेडिट का मतलब है जो सूक्ष्म ऋण होता है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, क्रेडिट का मतलब कर्जा, कि इनको बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या स्मॉल फाइनेंशियल कंपनीज के माध्यम से ये जो पटरी पर रहने वाले लोग हैं इनको डिजिटलाइज किया जाएगा और इनको अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, भाई जो खोमचे रेहड़ी वाले होते हैं उनको 10 लाख 20 लाख के लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको 5,000 10,000 लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो छोटे छोटे कर्जे हैं, माइक्रो क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक साधन अपनाया गया है, ताकि कागज़ों का इस्तेमाल कम हो सके, पेपरलेस एक्सेस हो, ताकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, जो ऋण की सुविधाएं हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो सड़कों पर खोमचे लगाने वाले हैं, उनको भी सुविधा मिल सके। तो इसीलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, पीएम स्वनिधि ऐप, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला दूसरा फैक्ट है कोरोस्योर, COROSURE। ये जो कोरोस्योर है, ये लो कास्ट, बहुत निम्न लागत का कोविड टेस्ट किट है। यानी जो कोरोना की जांच के लिए, जो आपने सुना होगा, कोविड टेस्ट को लेकर बड़ी समस्याएं हैं देश में, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और टेस्टिंग किट बहुत महंगे आते हैं उसको बनाना, और एक टेस्टिंग किट केवल एक बार इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। तो बहुत सस्ते दर पर, लो कॉस्ट का एक टेस्टिंग किट जो है इस कोरोस्योर के नाम से तैयार किया गया है। ये जो कोरोस्योर है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है, वो IIT दिल्ली ने इसको डेवलप किया है, IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली द्वारा डेवलप है ये ऐप, और इसको जो हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इस कोरोस्योर जो लो कॉस्ट कोविड टेस्ट किट है इसको लॉन्च किया है। ठीक, अगला तीसरा फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक नाम है एंड्रेज डूडा। ये जो एंड्रेज डूडा है, ये पोलैंड में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। पोलैंड यूरोपियन कंट्री है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है। तो पोलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है 2020 में, उसमें ये री इलेक्ट हुए, फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो पोलैंड के जो प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? एंड्रेज डूडा। ठीक है, ये री इलेक्शन हुआ यानी फिर से ये चुने गए हैं दोबारा। तीसरा फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है ओसुका रुपोंडा। ये जो ओसुका रुपोंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रुपोंडा है, ये अभी एक अफ्रीकी कंट्री है गैबोन। गैबोन में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये पहली गैबोन की महिला राष्ट्रपति हैं, यानी गैबोन में पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन ओसोकू
ओसुका रपोंडा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये मेजर है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला, लेकिन ओसुका रपोंडा आपको ध्यान रखना होगा, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। अगला फैक्ट है इंडियन रेलवेज़ के बारे में कि इंडियन रेलवेज़ को एक टारगेट दिया गया है कि 2030 तक, अप टू 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन, यानी अब कार्बन का एमिशन शून्य कर दिया जाएगा। कोई कोयले वाली चीज़ें नहीं चलेंगी, कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, सारे स्टेशन, सारी ट्रेनें। तो जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट इंडियन रेलवे को दिया गया है 2030 तक, यानी 2030 तक जो है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है एक तरीके से ग्रीन रेलवे में बदल जाएगी। इंडियन रेलवे अब ग्रीन रेलवे हो जाएगी, 2030 तक का लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे 2030। अगला फैक्ट है CSL यानी इसका फुल फॉर्म है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो हमारी अग्रणी कंपनी है जो पानी की जहाज़ें बनाई जाती हैं, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे के साथ एक एग्रीमेंट किया है। नॉर्वे के साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का एक समझौता किया गया है कि एक ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी नॉर्वे के लिए बनाया जाएगा। फेरी का मतलब जो पानी वाली जहाज़ें होती हैं जिससे जो नेविगेशन के काम आती हैं, तो वैसी जहाज़ों को इलेक्ट्रिक फेरीज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की करेगी, और इसके लिए समझौता कहाँ से हुआ है? नॉर्वे से हुआ है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आप सबको पता होगा कतर में होना है। कतर एशियाई कंट्री है, कतर में होना है। तो इसका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, ये आ चुका है। 2022 में इसकी जो डेट दी गई है 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होगा, यानी 21 नवंबर को शुरू होगा, 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा कतर में। इसमें कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, डेली 4 मैचेस होंगे। तो इसका जो शेड्यूल है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये आ चुका है। तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद करते हैं तब तक कोरोना भी खत्म हो जाएगा। खैर, अगला फैक्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार ने कचरे से विद्युत जो पैदा करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट का मतलब कचरा। तो कचरे से बिजली बनाने का काम काज पूरा किया है उत्तराखंड की सरकार ने, और बाकी उम्मीद है कि बाकी सरकारें भी इससे प्रेरणा लेंगी, बाकी सरकारों में भी कचरे से कूड़ा बनाने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में और कुछ हो चाहे ना हो, कचरा बहुत भारी मात्रा में होता है। तो उससे अगर बिजली बनती है अच्छी बात है। खैर, अगला फैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तो ये जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है, इसमें भारत की जो स्थिति है तीसरी है। इंडिया 3rd रैंक पर है, 2nd पर USA और टॉप पर चाइना है। ठीक है, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे पर। ठीक, चलिए अगला है निष्ठा। निष्ठा जो है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको सरकार ने लॉन्च किया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स। तो ये जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स यानी निष्ठा है, ये पहला ऑनलाइन पोर्टल इसको लॉन्च किया जा चुका है। पहला निष्ठा ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है, और पहला जो इसका ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का लॉन्च किया गया है वो आंध्र प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा निष्ठा का पहला ऑनलाइन प्रोग्राम कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? वो आंध्र प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया है। अगला फैक्ट है आजाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। आजाद पत्तन, हाइडल मतलब जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो आजाद पत्तन जल विद्युत परियोजना है ये 700 मेगावाट की है। 700 मेगावाट बिजली से बनाई जाएगी, और ये झेलम नदी पर है, लेकिन हमारा नहीं है। एक्चुअली ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में पड़ता है। और इसके लिए जो एग्रीमेंट किया है वो चाइना ने किया है पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्योंकि POK में पड़ता है इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा ज़रूरी खबर बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे आजाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच। कितने मेगावाट की परियोजना है ये? 700 मेगावाट की है, और किस नदी पर है ये? झेलम पर। POK में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चलिए अगला फैक्ट है साइबर। ध्यान रखेंगे CYBHER, हर साइबर कैंपेन। तो जो साइबर कैंपेन है ये तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। ये साइबर कैंपेन जो है, कैंपेन बोलते हैं, साइबर कैंपेन जो चलाया गया है तेलंगाना पुलिस ने, ये फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, महिलाओं और बच्चों को
जो साइबर थ्रेट है उससे बचाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, यानी साइबर हर कैंपेन महिलाओं और बच्चों के लिए है। किसने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने चलाया, कि जो साइबर क्राइम होते हैं महिलाओं बच्चों के खिलाफ उसकी रोकथाम के लिए। अगला है मेडिकैब, मेडी मोदी नहीं है, MEDI मेडिकैब। ये जो मेडिकैब है, कैब हम लोग घूमते हैं ना कैब में, कारवार जो होती है, तो मेडिकैब क्या है कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, मतलब ट्रक से लाद के लेके जाएंगे कहीं भी हॉस्पिटल तुरंत खड़ा हो जाएगा। तो ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसका डेवलपमेंट, इसका जो विकास है वो IIT मद्रास ने किया है। इसी कोविड को संकट को देखते हुए IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है कि टेम्प्रेरी काम चलाओगे क्या बनाया जा सके, हॉस्पिटल तुरंत में खड़ा किया जा सके, मेडिकैब के नाम से इसको IIT मद्रास ने डेवलप किया है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है पोबा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये असम में है। इस पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की खबर ये है कि पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था, केवल आरक्षित वन था, अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमोट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। यानी पोबा जो है अब क्या हो चुका है? वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी हमारे एक वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ चुकी है। असम में नया बना है पोबा। पहले ये क्या था? पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था, एक जंगल था, अब इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है असम का। अगला फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है APSTAR F-star 6D, ये डैश है, डैश 6D। ये F-star 6D ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, जिसको चाइना ने सेंड किया है, चीन ने इसको भेजा है। और चीन ने जो F-star को सेंड किया है, उपग्रह जो भेजा है अंतरिक्ष में, तो उसने ये टेलीकम्युनिकेशन जो दूरसंचार उपग्रह है चीन का, चीन अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो इससे जुड़ी हुई खबरें भी हम लोग देख लेते हैं। तो चीन का जो रॉकेट है जो लेके जाता है, जैसे हमारे यहाँ है ना कि हमारे यहाँ जो भी सैटेलाइट जाते हैं तो उसके लिए 2 रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी तरीके से चाइना का जो लॉन्च व्हीकल है, चाइना का जो रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को सेटल करता है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। तो जो लॉन्ग मार्च चाइना का सैटेलाइट है, उसी लॉन्ग मार्च ने इसको जाके सेटल किया है। ठीक, चलिए। तो इसके अलावा और भी कई सारे करंट अफेयर्स हैं जिसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर नई चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं आपके सामने। जैसे सबसे ऊपर फिर से लिखा हुआ है गूगल। गूगल ने अभी जियो में, जियो जो हमारी रिलायंस जियो है, तो रिलायंस जियो का 7.73% उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी हिस्सेदारी खरीदी है गूगल टू बाई 7.73% स्टेक इन जियो। तो जो जियो है, जियो आपने सुना होगा, सबसे रिलायंस का प्लेटफॉर्म है, तो जियो प्लेटफॉर्म को में हिस्सेदारी खरीदी गई है और इसमें टोटल जो जियो का जो गूगल का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 33,737 करोड़, 33,737 करोड़। अमाउंट हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दिया कि 33,737 करोड़ में गूगल ने 7.73% जो हिस्सेदारी है जियो की वो खरीदी है। इसके अलावा इस हफ्ते में कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, उनके नाम भी लेते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ये जो प्रियंका चोपड़ा है, अनुराग कश्यप हैं, इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हालांकि 50 लोग चुने गए हैं, इंडिया से 2 लोग चुने गए हैं। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का चुनाव किया गया है। इसके अलावा के सिवान, इसरो के चेयरमैन के सिवान को एक पुरस्कार दिया गया है 2020 का वॉन करमान अवार्ड। तो वॉन करमान अवार्ड 2020 ये के सिवान को दिया गया है। के सिवान हमारे इसरो चीफ हैं। एक और बड़ा मशहूर नाम आया है रश्मि नाडर मल्होत्रा। रश्मि नाडर मल्होत्रा एक्चुअली शिव नाडर की बेटी हैं। शिव नाडर जो HCL एक कंपनी है, आपने सुना होगा, बहुत अग्रणी कंपनी है। इस HCL के संस्थापक यही थे, शिव नाडर ही थे, उन्हीं की बेटी हैं ये। तो अब HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन बन गई हैं रश्मि नाडर, और यही रश्मि नाडर इंडिया के सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती, सबसे अमीर महिला यही है, वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ द इंडिया, रश्मि नाडर मल्होत्रा HCL की नई चेयरपर्सन। पहले शिव नाडर थे, अब रश्मि नाडर हो गई। अगला नाम लिखा है चंद्रिका प्रसाद चांद। चंद्रिका प्रसाद चांद जो हैं ये एक छोटा सा देश सूरीनाम, ये भारतीय मूल के हैं। तो सूरीनाम के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं चंद्रिका प्रसाद चांद, ये भारतीय मूल के हैं इसलिए चर्चा में है। तो सूरीनाम के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं चंद्रिका प्रसाद चांद।
अगला नाम लिखा है अशोक लवासा। अशोक लवासा 2019 के चुनाव में चर्चा में रहे थे। ये इलेक्शन कमिश्नर थे, पहले चुनाव आयुक्त थे। इनको एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एडीबी यानी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो चेयरमैन होता है जनरली जापान से होता है, ठीक है। जैसे अभी है मसात्सुको सकावा है। लेकिन अशोक लवासा को ध्यान रखेंगे चेयरमैन नहीं, एडीबी का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए, इसके अलावा इस वीक में, इस हफ्ते में कुछ डेट्स भी हैं। जैसे 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, रंगभेद नीति को दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, रंगभेद नीति को वहाँ पर समाप्त करने में बड़ी भूमिका रही। बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उनके नाम पर 18 जुलाई को। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है 15 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेल्सन मंडेला डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप रख सकते हैं, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और इसमें इस वाले हिस्से में जो ओसाका रपोंडा वाला फैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आता है। इसके अलावा एक फैक्ट और आपको बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पोबा रिजर्व भी ध्यान रखिएगा, वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग हटके हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, अब जैसे पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अंद्रेज डूडा, ये कोई बहुत खास फैक्ट नहीं है, ये आप पढ़ लीजिए। याद करने के लिए केवल ये नाम आपको याद होना चाहिए। और उधर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी वो आपको याद होना चाहिए, और नेल्सन मंडेला का दिवस आपको याद होना चाहिए। बाकी इसमें से कोई बहुत खास फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आप जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, तो वीकली आप एक पढ़ना चाहते हैं 100-150 बहुत ढेर सारे फैक्ट अगर वीकली आप पढ़ेंगे तो महीने भर में आपके पास बहुत सारा फैक्ट होगा। करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का आता है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल सेलेक्टिव होना पड़ेगा, चुन के आपको फैक्ट रखने पड़ेंगे। हफ्ते भर में 8-10 फैक्ट से ज़्यादा कलेक्ट ना हो आपसे लिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।